अब देखिए, हम जो यूजुअली घर में जैसे पेन किलर्स तो रखते ही रखते हैं, पत्ते पड़े होते हैं। अभी मैंने भी एक पूरा पत्ता बनाया हुआ है जिसमें ना मुझे पता है कि ये वाला मुझे खाना ही खाना है और पेन किलर है और कमर का दर्द है। मोस्टली ये गलतियाँ हम करते हैं, जबकि मैं भी ये शो करती हूँ, मैं भी इस तरह के काम करती हूँ, मगर फिर भी एक ऑल्टरनेट पत्ते हम रख रहे होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप की पेन किलर्स जो होती हैं वो भी रखी होती हैं, कभी कोई सर दर्द के लिए, कोई गड्ढे गोडों के लिए, फिर कमर दर्द के लिए, ठीक है। हर किस्म की चीज़ों के लिए हम पेन किलर्स को इस्तेमाल करते हैं। और तो और जो आम घरों में अगर किसी को माइग्रेन का पेन शुरू हो गया तो उसकी भी गोलियां रखते हैं लोग। अब ये जो पेन किलर है ये हमारी पेन को तो ख़त्म कर देती हैं, मगर क्या ये लॉन्ग टर्म इसका जो इस्तेमाल है वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है या ये हमारी वाकई किडनी को ख़राब कर सकता है? इस पे बात करेंगे आज। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, पेन स्पेशलिस्ट हैं और हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसी तबीयत है? शहजाद साहब, पेन किलर के ऊपर बात कर रहे हैं। वैसे हमने आपको पहले भी इस टॉपिक पे मदऊ कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं, मगर आज दोबारा से हम इस टॉपिक को एलैबोरेट इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि जो लोग हैं उनके लिए अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सिंपल पेन किलर्स होती हैं जैसे पैरासिटामोल हो गई, ठीक है, और ऐसी और लाइट सॉर्ट मेडिसिन जैसे एस्प्रिन वगैरह हो गए, ठीक है ना, इनका इस्तेमाल अगर डेली बेस पे किया जाए तो फिर जिसमें सर दर्द अगर किसी को हो रहा है तो वो खा ले तो नुकसान है या नहीं? देखिए, हर वो दवाई जो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए वो नुकसानदेह। अब आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा, जैसे आपने ख़ुद भी जिक्र किया, हमारी कुछ पेन किलर्स और काफ़ी सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमारी ग्रॉसरी लिस्ट का हिस्सा बन जाती हैं। घर से बाहर जो भी बंदा जा रहा हो तो उसको कहते हैं तुम जा रहे हो तो ये दवाइयाँ भी लेते हो, पूरे महीने की दवाई लेते हो, और वो महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से दवाइयाँ चलती हैं। अब किसी को अगर एक दवाई से किसी भी चीज़ का, चाहे वो गुर्दे की दर्द थी, कमर की दर्द थी, माइग्रेन थी या कोई और दर्द थी, अगर उसको एक दवाई से आराम आ गया है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसको 6 महीने, साल, 2 साल चलाते रहें। और सबसे बड़ा नुकसान दूसरा ये होता है कि अगर एक बंदे को घर में आराम आया है तो जिसको भी कोई भी दर्द होगी उसने भी वही दवाई खा लेनी है। तो इसलिए ये अल्टीमेटली एंड क्या होता है कि हमारे पास जो लोग आते हैं, किसी को गुर्दे फेल होने की शिकायत होती है, किसी का मैदा ख़राब हो जाता है, किसी को जिगर का मसला बन जाता है, और वो दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, नई और शुरू हो जाती हैं। और बेस क्या है? ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी पेन किलर का। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? मतलब इस तरह की जो पैरासिटामोल, ठीक है, ये तो वैसे ही शॉप्स में इजीली मिल जाती हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर नहीं भी जाएं तो ये तब भी आपको शॉप में अवेलेबल मिल जाती हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि इनका तो कोई नुकसान ही नहीं है, तो बहुत लाइट है, ठीक है। तो अब ये वाली इस तरह से फार्मेसीज़ के बगैर, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर अगर लोग ले रहे हैं, आम दुकानों से ख़रीद रहे हैं, फिर देखें, एक रूल याद रखें, अगर दर्द को, अगर सर में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है या किसी और जगह पे दर्द हो रही है और आपने एक दवाई खाई, आराम आ गया, 2 दिन बाद फिर खा ली, फिर आराम आ गया, फिर डोज थोड़ी बढ़ गई, फिर आराम आ गया, अगर दर्द को मुसलसल 15 दिन, महीने चल रही है और आप गोलियां खाए जा रहे हैं और आराम आई जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दर्द की कॉज पता नहीं चल रही। हम सब वो लोग हैं जो सिर्फ दर्द को आराम दे रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है कि दर्द की वजह क्या है। जब तक आपको वजह पता नहीं चलेगी उस वक्त आपको आराम कैसे आएगा? तो ये आसान हल है, ये स्केप है कि भाई डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, वो टेस्ट कराने को कह देगा, उसके बाद क्या होगा कि आप वो गोलियां खाते जाएंगे, मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई ले आएंगे। ये तो सिर्फ पैरासीटामोल है ना। हम किसी को दवाई लिख के देते हैं किसी भी दर्द के लिए, वो एक गोली खाई, आराम आ गया, वो गोलियां भी 6-6 महीने चलती हैं, जो कि मुश्किल से मिलती भी मुश्किल से हैं। बाज़ औक़ात उनमें थोड़ा सा नींद भी होती है, बाज़ औक़ात में थोड़ा सा नशा भी होता है। हमें पता होता है किस बंदे को कौन सी दवाई कितने दिन देनी है, जो उसके मैदे को नुकसान न दे, जो उसके जिगर को नुकसान न दे, या ओवरऑल जनरल बॉडी जो है उसको नुकसान न दे। सो किसी भी दवाई का एक्सटेंडेड इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल नुकसानदेह है। और ख़ास तौर पे सबसे पहली चीज़ जो जाती है वो मैदा है। आप जाके किसी दवाइयाँ खाने वाले से पूछ लें, क्योंकि मेरे मैदे में जलन होती है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे खाना नहीं खाया जाता, सोर्स ये एक्सेसिव मेडिकेशन। तो एक बंदे को अगर सर में दर्द हो रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस दवाई से या कैसे आराम आ जाएगी, मुझे क्यों दर्द हो रहा है? सबसे पहली बात तो है कि जो घर में दवाई पड़ी हुई है, जिसका नाम आपने लिया, वो इस्तेमाल करके देखें। अगर एक दिन इजी हम लोगों ने अवेलेबल है, अच्छा, अगर एक दिन आराम आ गया ठीक है, 2 दिन आराम आ गया ठीक है। अगर दर्द मुसलसल 15 दिन हो ही जा रही है, दर्द बढ़ रही है और कंट्रोल में नहीं हो रही, पहले 1 गोलियां खानी पड़ती थी, फिर 1 गोली खाते थे, अब 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, इसका मतलब है कि कोई वजह है दर्द की। उस वजह को तलाश करें, किसी एक डॉक्टर के पास एक चक्कर लगाएं, आप ये सारी जो है गोलियां बंद हो जाएंगी। सिर्फ सोर्स पता लगेगा तो दर्द ठीक हो जाएगी। सो देयर इज़, एक टाइम सेट करें
कि मैं हफ्ता खा के देखती हूँ, 15 दिन खा के देखती हूँ, मुझे आराम ना आया तो आई शुड गो टू ए डॉक्टर कि मैं जाके देखूँ वजह क्या है। अच्छा सही है। अब ये जो पेन किलर्स ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, ये बॉडी में कहाँ कहाँ जाती है और ऐसे कौन से नुकसानात पैदा करती है? लाइक गुर्दों के बारे में मैंने बड़ा सुना है कि पेन किलर्स गुर्दों को डैमेज करती है। इज़ दैट ट्रू राइट? बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा अगर हम तरतीब देखें ना तो सबसे पहले मैदा ख़राब होता है। मैदा ख़राब होगा तो खाना हज़म नहीं होगा, जलन शुरू हो जाएगी, बाज़ लोगों को तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों को अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो मैदा जाता है। उसके बाद आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारे मुल्क में गुर्दे के कितने मरीज़ हैं। आपको इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, कितने लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर है और कितने लोग हैं जिनको किडनी का मसला है। वो हम लोग चूँकि रेडियोलॉजी भी करते हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए लोग भी आते हैं, हम सीटी स्कैन भी करते हैं, एमआरआई भी करते हैं। सो देयर आर सो मेनी पीपल जो गुर्दे के दर्द में इन्वॉल्व है। जब उनसे पूछे तो वो कोई ना कोई दवाई ले रहे होते हैं पिछले कितने महीनों से, कोई ऐसी दवाई जो किसी और शायद आर्थराइटिस के लिए, घुटने के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, उनको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता कि ये दवाई कहाँ कहाँ पे डैमेज कर रही है। फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो गुर्दों को डैमेज करती हैं, इसको हम नेफ्रोटॉक्सिक कहते हैं। हम दवाई खा रहे होते हैं किसी और काम के लिए, अल्टीमेटली वो असर जाके गुर्दे पे कर रही होती है। तो हमें पता भी नहीं चलता कि किस वक्त हमारे गुर्दे ख़राब हुए और किस वक्त हमारा सारा जो टेस्ट थे वो ख़राब हुए और किस वक्त सारा काम भी ख़राब हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं, पता चल जाता है कि ये जो गोलियां हैं, पेन किलर्स हैं, ये आपके जिस्म में जाके आपके पूरे ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज कर रही है और कौन कौन से जो हिस्से को कहाँ ख़राब कर रही है? जी बिल्कुल, अल्लाह की ज़ात आपको सिग्नल बताती रहती है, आपको अलार्म होते रहते हैं, हम परवाह नहीं करते। जैसे आप एक एसिडिटी की बात करते हैं, सबसे पहले हो मैदा गई खराब होता है। जी, खाना हजम नहीं हो रहा, जलन शुरू हो गई, अच्छा। खाने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती। और कभी एक दफ़ा अपने टेस्ट तो करा के देखें, पता लगे भी जिगर भी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, गुर्दे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। हम सब, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, बाज़ औक़ात टेस्ट इसलिए नहीं कराते कि कुछ निकल ही ना आए बीच में से, तो इसलिए वो रूटीन खौफ हाँ होता है, खौफ होता है ना जी कि ये ना हो कुछ निकल ही नहीं, लिहाजा कोई भी टेस्ट नहीं कराता। दूसरी चीज़, आपको अंदाज़ा नहीं है हमारे मुल्क में गुर्दे के अलावा जितने जो डायबिटीज़ है वो कितनी ज़्यादा है, और उसमें इन दवाइयों का भी बहुत बड़ा रोल है कि ये पैंक्रियास के काम को भी इफ़ेक्ट करती हैं। यानी हमारे पास जितने लोग भी आते हैं जो अपने घरों में शुगर चेक करते हैं, बल्कि आपके इस शो के तौर से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग घरों में शुगर चेक करते हैं, प्लीज़ कुछ अर्से बाद, 2-3 महीने बाद एक वो ब्लड का टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहते हैं, जो 3 महीने की शुगर को बताता है, वो एक दफ़ा करा दिया करें। क्योंकि जो हमारे घर के ग्लूकोमीटर्स हैं वो बड़े डिसेप्टिव हैं, वो बाज़ औक़ात सही जो इन्फॉर्मेशन नहीं देते। हर 6 महीने में? 3 महीने बाद कम अज़ कम। अच्छा। एक दफ़ा सिर्फ चेक कराने पता तो लगे कि आपकी शुगर पिछले 3 महीने में कितनी थी। और अगर शुगर ज़्यादा हो तो कोई दवाई, चाहे वो पेन किलर है या कोई और है, वो काम नहीं करेगी। ज़ख़म ठीक नहीं होगा, तबीयत ठीक नहीं होगी, सुस्ती थकावट चलती रहेगी, जिस्म में दर्दें होती रहेंगी। सो कॉज हम पेन किलर खाते रहते हैं, पता लगता है थोड़ी शुगर ज़्यादा थी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, बेसिक उसको तो कंट्रोल में करें, आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और ये क्या आदत भी डाल देते हैं, ये जो पेन किलर्स होती हैं, ये कोई आपको नशेई बना देती हैं? ये मतलब इस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर, एडिक्शन है कि इंसान को मतलब अब रहा ही नहीं जाता, खाता रहेगा इसी पेन किलर को, एडिक्शन में आ जाता है, ऐसा होता है? अच्छा, पेन किलर की ना 2-3 किस्में हैं। हाँ। एक तो पेन किलर है ये जो पैनाडॉल वाली और पॉन्स्टॉन वाली जो अपने नाम लिए गए हैं। कुछ पेन किलर की आगे ग्रेडिंग है। हम ऐसे पेन किलर्स भी होते हैं जिनमें थोड़ी सी एडिक्शन होती है, थोड़ी सी नींद होती है। उसके बाद उससे अगले पेन किलर है, उसमें बाकायदा नशा होता है, जैसे मॉर्फिन है। लेकिन हम ये उन लोगों को देते हैं जिनको कैंसर होता है, कैंसर की पेन होती है। फिर कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो लगते हैं तो बिल्कुल नशे वाली कैफियत होती है। सो बहुत सारे लोग उन इंजेक्शन के एडिक्ट हो जाते हैं, बाकायदा एडिक्ट हो जाते हैं, हमारे पास आते हैं और वो फिर किसी न किसी बहाने से जाके मेडिकल स्टोर से या किसी जगह से जाके वो आप इंजेक्शन लगवा लेंगे। क्योंकि पेन एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है। ब्लड प्रेशर आपका मेजर हो जाएगा, मेरा यूरिक एसिड मेजर हो जाएगा, इनकी शुगर मेजर हो जाएगी, पेन मेजर नहीं कर सकते आप। आपको कह रहे हैं मुझे दर्द है, तो आपके पास क्या सबूत है कि उसे दर्द है? और मुझे आराम नहीं आ रहा, वो अल्टीमेटली फिर, और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे एडिक्शन भी हो जाती है। नंबर 2, ये ईजी एस्केप है, बजाय इसके कि आप वर्जिश करें, आप वॉक करें, अपने आप को फिट रखें। ज़्यादा आसान काम है कि 2 गोलियां खानी, दर्द को आराम आ गया, चुप करके बैठ गए। लेकिन इन दी एंड अल्टीमेटली ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई हो, चाहे आप हो या मैं हो। ट्राई टू फाइंड द कॉज। दर्द को आसानी से आराम आ सकता है। ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं, काबिल इलाज हैं, सिर्फ उसको तरीका ठीक रखें और अपनी दर्द की वजह तलाश करें, आपकी दर्दें सारी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह।
अच्छा, हड्डियों की जो कमज़ोरी होती है ना, वो भी सुना है कि कोई कमज़ोरी इस पेन किलर्स की वजह से हो जाती है, कोई बोन्स में, कोई जिस्म की हड्डियां जो हैं वो उसके अंदर भी मतलब वीक हो जाती है, उनका जो बुरबुरापन जो है वो भी सुना है कि अक्सर इस पेन किलर्स की वजह से हो जाता है। इज़ दैट ट्रू? जी बिल्कुल ठीक है, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बाज़ औक़ात ये पेन किलर जो है मैदे के अंदर, बड़ी और छोटी आंत के अंदर वो जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होने देती, तो बोन जो है वो रिजॉर्व यानी वो भुरभुरापन उसमें आना शुरू हो जाता है, बोन की ताकत कम हो जाती है, अल्टीमेटली बाज़ औक़ात फ्रैक्चर्स लोगों को हो जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें दर्द, बिल्कुल ये दर्द की जो जितनी भी दवाइयाँ एक्स्ट्रा हैं, वो फिर कह रहा हूँ एक्स्ट्रा दवाइयाँ जो है ज़्यादा एक्सटेंडेड इस्तेमाल जो है, बहुत देर तक, बहुत दिनों तक इस्तेमाल जो है, ये नुकसानदेह साबित होता है सारे जिस्म के लिए, सर से लेके पाँव तक तमाम चीज़ों के लिए। मिसाल इसकी हैसियत से मैं सबको, अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि अगर गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो उसके दो तरीके हैं, एक तो कि रोज़ हवा भराओ और चलाई जाओ, और दूसरा तरीका ये कि थोड़ी सी हिम्मत करो, किसी जगह पे जाओ, पंक्चर लगवाओ, ताकि सारी उम्र के लिए उसके बाद तुम्हारी गाड़ी ठीक रहेगी। हम रोज़ हवा भरा रहे हैं, रोज़ दवाइयाँ खा रहे हैं, रोज़ गोलियाँ खा रहे हैं, वजह नहीं मालूम करते कि दर्द की वजह क्या है। अगर वजह पता चलेगी, एक दफ़ा इलाज करा लें, उसके बाद इससे जान छुड़ाएं और पेन किलर से दूर रहें। अच्छा, कुछ दवाइयाँ डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आपको दर्द हो तो आपने इसको खानी है, मगर उसके बावजूद अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिख दी गई है ना कि ये सुबह खानी है, शाम खानी है, सुबह खानी, शाम खानी, वो बंदा उठा के कहता है नहीं यार, कोई ये ना हो कि मुझे दर्द हो ही जाए, मैं खा ही लूँ। एक ये भी एवं भी खा लेता है बंदा कोई अपने कोर्स पूरे करने के लिए। बिल्कुल ऐसी, फिर मैं भी कह रहा हूँ ईजी स्केप है ना। अगर मैंने किसी को मना किया कि आपने ये दवाई 5 दिन खा के बंद कर देनी, जो कि मुझे अंदाज़ा है अगर ये ज़्यादा खाएंगे ये दवाई या उनके जिगर को नुकसान देगी, या उनके गुर्दों को नुकसान देगी, या उनका मैदा काम नहीं करेगा सही, लेकिन मैं तो 5 दिन कह ही सकता हूँ। उसके बाद उनका जी अच्छा डॉक्टर के पास फिर कभी चले जाएंगे, आराम आ गया तो अब ये खाई जाओ। और एक और चीज़ भी होती है, जैसे अगर आपने अभी मुझे दवाई दी और वो मुझे दवाई खा के पेन किलर में कोई भी जहाँ पे मुझे दर्द था उसमें आराम आ गई, 6 महीने, 3 महीने, साल के बाद मुझे दोबारा दर्द हुई तो मैं दोबारा वो प्रिस्क्रिप्शन निकालूंगी उस डॉक्टर की दवाई से, मुझे दर्द जो थी आराम आया था, वही कोर्स निकाल लो दोबारा, वही पेन किलर खाते हैं। अब वो पता नहीं किस तरीके का दर्द है उस एज में, उस टाइम पे, उस वक्त किस वजह से हो रहा है, बंदा वो फिर खाना शुरू कर देता है। अब उस वक्त डॉक्टर से नहीं पूछा, बस वही डॉक्टर का जो पिछला नुस्खा चल रहा था वही उठा के फिर प्रिस्क्रिप्शन यूज़ कर ली। जी जी, आपने पार्ट 1 सुनाया इसका हाँ। पार्ट 2 ये है कि उस फैमिली में किसी को उस तरह की दर्द हुई तो उन्होंने कहा तुम्हें फलानी दवाई से तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। हाँ। तो वो दूसरा इससे है कि सारे वो खाना शुरू कर देते हाँ, तुम ये छोड़ो, तुम्हें इससे आराम नहीं आएगा, मैं बताती हूँ, ये गोली खाओ तुम, मुझे बड़ा आराम आया था भाई, तुम्हें किस वजह से आराम आया था, तुम इधर किस वजह से आराम दे रही हो, ये तो देख लो भाई। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। तो बेसिक मकसद ये है कि आप दवाई ज़रूर खाएं, एहतियात ज़रूर करें, कि एक लिमिट मुकर्रर करें अपनी, कि जी मैंने 10 दिन दवाई खानी है, मुझे अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मुझे नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मैसेज जो मैं ख़ास तौर पे अपने सारे जो देखने वालों को देना चाहूँगा कि अगर सपोज़ मैंने कोई दवाई लिखी और आपने दवाई खाई और आपको वो सूट नहीं की, बस मैदा ख़राब हो गया, फ़ौरन ही आपका महसूस हुआ कि मेरा भूख लग गई है, कब्ज़ होगी उसी एक टैबलेट से, तो आपको वो टैबलेट बार बार नहीं खानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ने 5 दिन लिख दिया तो आपने 5 दिन दवाई पूरी करनी है। अगर आपको दवाई सूट नहीं कर रही, एलर्जी हो गई है, वॉमिटिंग हो गई है, कोई और फ़र्क नहीं पड़ा, या कोई आपको लगा कि मुझे ठीक नहीं है, तो आप उस दवाई को बंद कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं भाई ये दवाई मुझे सूट नहीं कर रही, मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, एस्प्रिन, उसके बारे में बोलूँगी कि वो हम सर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा खाते हैं, मगर कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि वो खून को भी पतला कर देती है, ठीक है। अब हर रोज़ अगर सर दर्द हो रहा है, हर रोज़ एस्प्रिन खा रहे हैं, तो उसका क्या नुकसान होगा वो बताइएगा। जो खून को पतला करने वाली एस्प्रिन है उसकी ख़ास डोज होती है, उस डोज से अगर वो बढ़ जाएगी तो वो पेन किलर के तौर पे काम करती है। अच्छा। तो जो लो डोज एस्प्रिन होती है वो खून को पतला करती है। हाँ। लेकिन ये एस्प्रिन की हाई डोज मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह है। मैदे में बाज़ औक़ात लोगों को अल्सर बन जाते हैं और बाज़ औक़ात लोगों को मैदे की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बाकायदा ब्लीडिंग होती है। मैदे की ब्लीडिंग? जी, लोग उल्टियाँ करते हैं, लोग खून के पखाने करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एस्प्रिन ढेरों ढेर एस्प्रिन खा रहे होते हैं, उनको ये पता नहीं लग रहा होता कि कहाँ कहाँ पे जाके नुकसान हो रहा है। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दवाइयाँ खाने के वक्त थोड़ी एहतियात करें, खाएँ ज़रूर, लेकिन एक दिन मुकर्रर करें, एक डे मुकर्रर करें, 5 डेज़ 10 डेज़ 15 से ज़्यादा नहीं खानी। ट्राई टू फाइंड द कॉज, वजह क्या है। वजह मालूम करना आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। एक दफ़ा वजह पता चल जाएगी, आप थोड़ा सा इलाज कराएंगे, फिर आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब जो दिल के पेशेंट हैं उनको तो अक्सर एस्प्रिन लेनी ही पड़ती है, अब वो किस तरीके से इस एस्प्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं?
दिल के पेशेंट को हम एस्पिरिन वो वाली देते हैं जो खून पतला करने वाली होती है, वो कोटेड होती है, उसकी डोज बहुत लो होती है, वो नुकसान नहीं देती। ये बात याद, वो कोट उसके ऊपर कोटिंग ये होती वो है। वाली एस्प्रिन नहीं ये है वो वाली एस्पिरिन जो पेन वाली ओके। एस्पिरिन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये खून पतला करने की बिल्कुल लो डोज 75 मिलीग्राम लो डोज होती है। ओके। इसके नुकसान, इसके खाने का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। इसके अलावा भी जो वो खाते हैं तो अक्सर हम कोई मैदे की दवाई इस चीज़ें ऐड कर देते हैं ताकि बिल्कुल ही नुकसान ना हो। आखिरी सवाल, क्योंकि डेंटिस्ट के पास हर एक को किसी ना किसी टाइम पे किसी एज में जाना ही पड़ता है। अब वो एनसिड जो गोली है वो भी पेन किलर है, आपको पता है, उससे बड़े लोगों को ना स्टमक भी अपसेट हो जाता है, थोड़ी सी हैवी डोज भी होती है लोगों के लिए। तो एनसिड कितनी ख़तरनाक है या सही है, सेफ़ है? आप देखिए, आप डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे ना तो आपको वो डे बताएंगे कि 5 दिन खानी है या 7 दिन खानी है। जितने दिन वो बताएं वो ख़तरनाक नहीं है, बिकॉज वो दैट इज़ एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। दूसरा डेंटिस्ट आपको ये कहेंगे कुछ खा के खाना है, खाली पेट दवाई नहीं खानी। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो मासूम हमारे पेशेंट्स हैं वो पूछते हैं कि दवाई दूध के साथ खाऊं, लस्सी के साथ खाऊं, बोतल के साथ खाऊं। ये नहीं करना। कोई भी दवाई जब भी आपने खानी है सिर्फ पानी के साथ लेनी है। और प्रेफरेबली हमारी मोस्ट जो दवाइयाँ हैं वो अगर आप कुछ खा के खाएंगे तो उसका नुकसान कम है। जहाँ तक एनसिड का ताल्लुक है, बड़ी अच्छी दवाई है, लेकिन ये आप एक लिमिटेड डेज मोर देन ए वीक नहीं लेनी चाहिए। अनटिल अनलेस आप दोबारा डेंटिस्ट से पूछें क्या मैं ले लूँ। अगर वो आपको कहते हैं अंडर गाइडेंस तो उतने दिन ही ले जितने दिन उन्होंने कहा है। जितना मर्जी अच्छी दवाई होगी, जब एक हद से ज़्यादा चली जाएगी तो फिर वो नुकसान देगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी गाइडेंस का। हम आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।